गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एल्गी एक्टोकार्पस। शैवाल एक्टोकार्पस ये एक भूरा शैवाल है, ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी ज़्यादातर सारी ब्राउन एल्गी हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं और समुद्री जल में पाई जाती हैं। समुद्री जल में पूरे विश्व में ये पाई जाती हैं और ठंडे समुद्री जल में पाई जाती हैं। गर्म समुद्री जल में कुछ जातियां हैं जो गर्म समुद्री जल में भी मिलती हैं, लेकिन अधिकांश जातियां ठंडे समुद्री जल में मिलती हैं। और भारत में भी ये वेस्टर्न कोस्ट है, उस पर ये मिलती हैं एक्टोकार्पस की अनेक जातियां। एक्टोकार्पस जो है वो समुद्री जल में चट्टानों पर मिल सकता है, जहाँ ज्वार भाटा का पानी आता रहता है, और ये उन स्थानों पर समुद्री जो दूसरे बड़ी एल्गी हैं, शैवाल हैं, उनके ऊपर भी मिलता है। जैसे दूसरी ब्राउन एल्गी हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस, उनके ऊपर भी पाया जाता है, या कुछ मछली के फिन्स के ऊपर भी पाया जाता है, कुछ घोंघों के शेल्स के ऊपर भी पाया जाता है। तो इस तरह से एक्टोकार्पस की जो जातियां हैं वो एपीफाइट के रूप में भी पाई जाती हैं, अधिपादपीय रूप में भी पाई जाती हैं, और एपिजोइक रूप में भी मिलती हैं। दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी, समुद्री एनिमल्स के रूप में भी मिलती हैं। और भारत में ये सर्दी के मौसम में हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। थैलस की संरचना हेटेरोट्राइकस प्रकार की होती है, यानी विषम तंतु की। दो प्रकार के तंतु होते हैं, एक तो जमीन में लेटे हुए श्यान तंतु होते हैं, और एक ऊपर उठे हुए जो इरेक्ट होते हैं वो तंतु होते हैं। तो दोनों प्रकार के तंतु इसमें पाए जाते हैं। नीचे जो भूमि में चिपकाने का काम करते हैं, और कुछ तंतु हैं जो ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, प्रकाश की तरफ वृद्धि करते हैं, और वो उनका काम फोटोसिंथेसिस और जनन का होता है। तो इस तरह से दो प्रकार के तंतु मिलने की वजह से इनको विषम तंतु की थैलस कहते हैं। विषम तंतु की थैलस में कोशिकाएं शाखित होती हैं। दोनों ही प्रकार का जो सिस्टम है, विसर्पी तंत्र में भी और ऊर्ध्व तंत्र में भी बहुत सारी शाखित कोशिकाएं, शाखित तंतु होते हैं। और ये जो तंतु हैं एक पंक्ति के होते हैं, एक के ऊपर एक सेल लगी होती है इसमें। इस तरह से एक के ऊपर एक सेल लगी है, यूनिसीरिएट क्रम में लगी होती हैं कोशिकाएं। वृद्धि कैसे होती है इनकी? तो शीर्ष की कोशिकाओं से वृद्धि होती है, उसको हम एपिकल वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर एपिकल वृद्धि भी होती है तथा इंटरकैलरी वृद्धि भी होती है। बीच की जो कोशिकाएं हैं इनमें भी वृद्धि होती है, इनमें भी विभाजन होते हैं, जिससे तंतु जो है बढ़ता है और ऐसे विसरित होता है, इसलिए इसको विसरित वृद्धि भी कहते हैं। डिफ्यूज वृद्धि भी इसमें पाई जाती है, और दोनों तरह की वृद्धि होती है। एपिकल वृद्धि भी होती है और इंटरकैलरी या डिफ्यूज वृद्धि भी पाई जाती है। कोशिका संरचना को अगर हम देखें तो कोशिका आयताकार कोशिकाएं होती हैं और एक केंद्र की होती हैं। हर कोशिका में एक केंद्रक होता है, तथा इनकी जो भित्ति है वो सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। और बाहरी जो परत है उसमें जो जिलेटिनी पैक्टिक परत है उसमें एल्जिनिक एसिड भी मिलता है। तो ये फियोफाइसी का अभिलाक्षणिक गुण है। फियोफाइसी के मेंबर्स में सेल वॉल के अंदर एल्जिनिक एसिड पाया जाता है। ये बाकी और किसी भी ग्रुप में नहीं पाया जाता है, ब्राउन एल्गी की विशेषता है। तो वो एक्टोकार्पस में भी पाई जाती है। इसके अलावा ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए तथा सी मिलता है, क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, जो कि ग्रीन एल्गी में पाया जाता है।
यहाँ पर बी एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल ए और सी होता है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इनका रंग जो है भूरे रंग का दिखाई देता है, तो भूरे शैवाल ये कहलाते हैं फ्यूकोजेंथिन की अधिकता की वजह से। और रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर लैमिनेरिन स्टार्च होता है और मैनिटॉल होता है, जो कि सभी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। ब्राउन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक गुण है ये कि इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो लैमिनेरिन स्टार्च तथा मैनिटॉल के रूप में मिलता है। तो जिस तरह से पिगमेंट में थोड़ा फ़र्क है, ग्रीन एल्गी से थोड़ा फ़र्क है, ऐसे ही रिजर्व फूड मटेरियल में भी इनमें फ़र्क होता है। जनन कैसे होता है एक्टोकार्पस में? 2 प्रकार से जनन है, लैंगिक विधि और अलैंगिक विधि। तो पहले हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में जूस्पोर के द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन, जूस्पोर हैं वो बीजाणुधानियों में बनते हैं। चल बीजाणुधानियों में बनते हैं। बीजाणुधानियाँ यहाँ 2 प्रकार की पाई जाती हैं एक्टोकार्पस में। एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम तथा दूसरी हैं प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी। दोनों बीजाणुधानियों में चल बीजाणु बनते हैं, इससे नए पौधे बन जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम के बारे में। ये प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजियम को उदासीन या न्यूट्रल स्पोरेंजिया भी कहते हैं और इनको माइटोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। इसमें माइटोसिस होता है। तो बीजाणुधानी जो है वो एक लंबी सी होती है, कॉनिकल शेप की होती है। वृंत हो सकता है या वृंतहीन हो सकती है। वृंत होता है छोटा सा, एक कोशिका का वृंत होता है। ये देखिए, ये है प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया। प्लूरीलॉक्यूलर स्पोरेंजिया या बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी। तो बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी शुरू में बनती है, तो इस तरह से शुरुआत होती है। स्पोरेंजियल ये इनिशियल है, एक साइड ब्रांच के रूप में बन रही है। ये साइड में ब्रांच है, उसकी जो ऊपर की कोशिका है ये स्पोरेंजियल इनिशियल है और इसमें कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, तो एक लंबा सा तंतु बन जाता है। 6 से 12 कोशिकाओं तक का तंतु बन जाता है। फिर उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन भी होते हैं, वर्टिकल विभाजन भी होते हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी अनुप्रस्थ और वर्टिकल विभाजन होने के साथ ये इस तरह से बढ़ने लगती है स्पोरेंजिया और ये बड़ी हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर बन जाती हैं और ये कोनिकल शेप की हो जाती हैं। सैकड़ों कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं। 20 से 40 टायर इसके हैं कोशिकाओं के, उनके अंदर ये कोशिकाएं होती हैं। तो ये बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी बन जाती है। हर बीजाणुधानी की जो कोशिका है वो एक बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर बना देती है। इस तरह से ये जूस्पोर बन जाते हैं। हर कोशिका में एक जूस्पोर बन जाता है। तो इस तरह से बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी में सैकड़ों जूस्पोर बन जाते हैं। वो हर एक जो कोशिका है उसमें एक छेद हो जाने से बाहर निकलते हैं। प्रत्येक जो जूस्पोर होता है वो नाशपाती के आकार का होता है और उसके अंदर 2 फ्लैजेला होते हैं और 2 असमान लंबाई के फ्लैजेला होते हैं। एक टेंसल होता है, आगे वाला जो है अग्रस्थ जो है वो टेंसल कशाभिक होती है और पीछे वाला विप्लश प्रकार का होता है। तो इस तरह से 2 असमान लंबाई के और असमान प्रकार के फ्लैजेला होते हैं। हेट्रोकॉन्ट कहते हैं इनको, हेट्रोकॉन्ट टाइप के होते हैं। क्लोरोफाइसी में दोनों जो फ्लैजेला होते हैं एक जैसे होते हैं, जबकि यहाँ फियोफाइसी में हम देख रहे हैं 2 अलग अलग तरह के फ्लैजेला। तो अब ये फ्लैजेला
जूस्पोरेंजिया में से बाहर निकल जाते हैं और फिर ये तैरते रहते हैं पानी में, और तैरने के बाद कहीं अधोस्तर से आधार से चिपक जाते हैं और फिर वहाँ उनकी कशाभिकाएँ नष्ट हो जाती हैं और चारों तरफ भित्ति सिक्रीट कर लेते हैं। और ये फिर जो गोलाकार जो संरचना बन गई है जूस्पोर की, पहले तो ये नाशपाती के आकार का होता है और तैरता है, फ्लैजेला होते हैं, और जब ये आधार पे लग जाता है तो ये नाशपाती का आकार चेंज करके गोल बन जाता है और फ्लैजेला इसके नष्ट हो जाते हैं। अब इसमें एक जर्म ट्यूब निकलती है, जनन नलिका निकलती है, और उससे फिर ये पूरा तंतु विकसित हो जाता है। शुरू में श्यान तंतु बनता है और श्यान तंतु से ही कुछ फिर ऊर्ध्व तंतु बनने लग जाते हैं। इस तरह से मात्र पौधा जैसे होता है वैसा का वैसा एक नया पौधा बन जाता है। तो इस तरह से ये प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया में द्विकशाभिक जूस्पोर बनते हैं और हर एक जूस्पोर एक नया पौधा बना देता है। दूसरी प्रकार की जो बीजाणुधानी है वो होती है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का विकास भी बिल्कुल जैसे बहुकोष्ठकीय बीजाणुधानी जो प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया हैं उनकी तरह से ही होता है, और एक छोटी सी साइड में एक शाखा है उससे होता है, जैसे कि अपन ने अभी देखा था प्लूरीलोक्यूलर में एक छोटी सी शाखा है, उस शाखा की जो ऊपर की कोशिका है एपिकल सेल है वो बीजाणुधानी बनाती है। तो यहाँ बीजाणुधानी जब बनती है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, तो यहाँ पहला जो विभाजन है एपिकल कोशिका का वो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस प्रकार से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं अर्धसूत्री न्यूक्लियस से और अर्धसूत्री विभाजन से। उसके बाद माइटोसिस होता है, जैसे कि प्लूरीलोक्यूलर में। प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया बनते समय तो शुरू से ही माइटोसिस होता है और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। और यहाँ यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में बस एक खास बात है कि पहला विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद सारे विभाजन समसूत्री विभाजन होते हैं, और बहुत सारी कुछ तो 4 न्यूक्लियस बन गए शुरू में, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इतने ऐसे न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियस बनने के बाद फिर कंपार्टमेंट अलग अलग बनते हैं, और जैसे 32 कंपार्टमेंट बन गए और उनसे 32 जूस्पोर बन जाएंगे। तो प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया में तो शुरू से ही कंपार्टमेंट बनते हैं। पहला विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, पट निर्माण साथ साथ होता चला जाता है और ये बहुकोशिकीय तंतु बनता चला जाता है। जबकि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में तंतु नहीं बनता है, एक कोशिका में सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, फिर बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते हैं, उसके बाद अलग अलग कंपार्टमेंट बनते हैं और ये बहुत सारे जूस्पोर बन जाते हैं। जूस्पोर वैसा ही बनता है जैसा कि प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया में बना था, यानी नाशपाती के आकार का है और 2 फ्लैजेला होते हैं। आगे वाला टेंसेल होता है, पीछे वाला विप्लिश फ्लैजेला होता है। लेकिन ये जो जूस्पोर हैं ये हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के बाद बने हैं, तो हैप्लॉइड हैं और ये अंकुरित होकर वैसे ही थोड़ी देर स्विम करेंगे पहले पानी में, उसके बाद किसी स्थान पर ये चिपक जाते हैं, रुक जाते हैं, गोल हो जाता है इनका शरीर और फ्लैजेला विड्रॉ हो जाते हैं, और फिर उसमें से एक जर्म ट्यूब निकलती है और जर्म ट्यूब से पहले श्यान तंत्र बनता है, फिर इरेक्ट सिस्टम बन जाता है और मात्र पौधे जैसा ही पौधा बन जाता है। तो ये भी पौधा दिखने में हैप्लॉइड होता है, लेकिन दिखने में बिल्कुल मात्र पौधा जो डिप्लॉइड पौधा होता है उसका जैसा ही दिखता है। तो हैप्लॉइड पौधा भी और डिप्लॉइड पौधा भी दिखने में बिल्कुल एक जैसा होता है। तो इस प्रकार से ये जूस्पोर एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी में बनते हैं। तो एक कोष्ठकीय बीजाणुधानी में क्योंकि पहला विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है
और सारे जो जूस्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए इनको मियोजूस्पोर भी कहते हैं, मियोस्पोर्स भी कहते हैं। इसके बाद तो इस प्रकार से जो अलैंगिक जनन होता है, बहुकोष्ठकीय बीजाणु धानी से वापस द्विगुणित पौधा बनता है और एक कोष्ठकीय बीजाणु धानी से अगुणित पौधा बनता है। तो इस तरह से अलैंगिक जनन दोनों प्रकार की बीजाणु धानी के द्वारा होता है। तो ये हुआ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में की संरचना। एक्टोकार्पस एक फियोफाइसी का सदस्य ब्राउन एल्गी है और ये विषम तंतु की शैवाल है और इसमें जनन अलैंगिक जनन बीजाणु धानी के द्वारा होता है। बीजाणु धानियाँ दो प्रकार की होती हैं। प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया से वापस डिप्लॉइड थैलस बनता है, जबकि यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया से पुनः जो थैलस बनता है वो आकार के रूप में मात्र पौधे के समान ही होता है, लेकिन कोशिका की संरचना अगर हम देखें तो उसमें अगुणित केंद्रक होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इस प्रकार से ये अनेक पौधे बनते रहते हैं। हैप्लॉइड पौधे भी बनते हैं और डिप्लॉइड पौधे भी बनते हैं, जो कि दिखने में एक समान होते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन एक्टोकार्पस में पाया जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे लैंगिक जनन किस तरह से होता है एक्टोकार्पस में। थैंक यू।